हेलो एवरीवन, दिस साइड विपिन नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का टॉपिक आगे का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले राष्ट्र के बारे में, जिसमें हम लोग नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग 4 राष्ट्रों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे भारत के बारे में, एक पढ़ेंगे रूस के बारे में, एक पढ़ेंगे चीन के बारे में, एक पढ़ेंगे इजराइल के बारे में। ये 4 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग इन चारों देशों की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। जो भी बेटा चैनल पर नया हो, सबसे पहले चैनल को बेटा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। आज हम जो भारत के बारे में पढ़ेंगे, पहले भारत का आर्थिक मॉडल देखते हैं। अच्छा, भारत का आर्थिक मॉडल देखने से पहले बताऊंगा थोड़ा सा भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। आपको पता ही है, जनसंख्या के स्थान पर अगर हम देखें, जनसंख्या के मामले में अगर हम देखें, जनसंख्या के लिहाज से अगर हम देखें, तो भारत विश्व का पहला देश बन चुका है, यानी कि प्रथम स्थान पर आ चुके हैं हम, चाइना से आगे बढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर जो सरकार है, यानी कि जो भारत सरकार है, जो आज के टाइम पे सरकार है, वो एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार है। उनके द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम लोग भाई 2024-25 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेके चलेंगे। यानी कि उनका लक्ष्य उन्होंने ये स्थापित किया है कि 2024-25 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन तक का, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि बाजार की दुनिया में हम लोग एक बहुत बड़े रूप में निकलकर सामने आए, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे काम किए सरकार के द्वारा। जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप देखोगे तो भाई सबसे ज्यादा अगर काम देखोगे तो काम क्या करे गए, अगर हम लोग काम देखें तो आज के टाइम पर जो काम किए गए हैं वो काम किए गया है सरकार के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा, कि भाई मेक इन इंडिया प्रोसेस को बढ़ावा दिया गया है, मेक इन इंडिया जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इसके अंदर अभी तक अगर आप देखोगे कि जो हमारे देश की जनसंख्या है लगभग अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ जनसंख्या जो है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो हम सबके सब सर्विस सेक्टर में थे। हम से यानी कि हम लोग क्या बने हुए थे, सिर्फ हम लोग दूसरे के माल को यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो कंपनी जिस देश की है डेवलप तो उसका होगा ना भाई। जैसे कि मान लो सैमसंग हो गया, ठीक है, अब देखो भाई आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, उन विदेशी कंपनियों को डेवलप कर रहे हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम लोग मैन्युफैक्चरर बनेंगे। भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि मेक इन इंडिया प्रोसेस को लेकर आए नरेंद्र मोदी सरकार, ठीक है, जिन्होंने बोला कि हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग अब मैन्युफैक्चरर बनेंगे। आप देख रहे होंगे कि स्कूलों के अंदर प्रोग्राम चलाया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, चलाया जा रहा है। आप देखोगे हर स्कूलों के अंदर सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर को लेकर के पैसे दिए जा रहे हैं। कहीं पे मतलब सरकार कहीं ना कहीं छोटा अमाउंट दे रही है, जिससे क्या हो सके कि बच्चे मतलब बिजनेस की तरफ ज्यादा मूव करें, एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इससे फायदा क्या होने वाला है, हमें वो समझना है कि यानी कि भारत सरकार जो स्टेप ले रही है, इससे पूरे देश को क्या फायदा मिलने वाला है। मेक इन इंडिया प्रोसेस जो है एक मैन्युफैक्चर प्रोसेस, यानी कि हम चाहते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चर बने, जिससे क्या होगा कि हमारे देश के लोग ही सामान बनाएंगे और हमारे देश के लोग ही सामान का यूज करेंगे। जिससे क्या होगा, बिजनेसमैन जो होगा वो कहां का डेवलप होगा, इंडिया में डेवलप होगा भैया। कंपनी कहां की डेवलप होगी, इंडिया की डेवलप होगी भैया, ठीक है, भारत की डेवलप होगी। जब भारत की कंपनी डेवलप होगी तो फायदा किसको मिलने वाला है भैया, भारत को फायदा मिलेगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हम लोग देखें तो भाई मेक इन इंडिया प्रोसेस से क्या होने वाला है कि मैंने बताया आप लोगों को कि भारत सरकार यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को सबका ही क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने आसपास की चीजों को डेवलप करें, यानी कि वोकल फॉर लोकल उन्होंने एक स्लोगन निकाला था कि भाई हम लोगों को बोलना चाहिए भाई अपने आसपास के लोगों को डेवलप करें, जिससे क्या हो सके कोविड के समय पे जो उन लोगों का पैसा रुक गया, उनका जो व्यापार थम गया, जो वो लोग पैसा नहीं कमा पाए, उनके ऊपर जो गरज आ गई है भाई, उन्होंने बोला हम लोग सामान यूज तो कर ही रहे हैं ना, तो क्यों ना हम लोग अपने लोकल जो सेल्स वाली लोकल जो दुकानें हैं उनको डेवलप करें, उनसे सामान खरीदें। जिससे क्या होगा, एक तो हमें तो सामान मिल ही रहा है, हमें सामान तो खरीद रही है, लेकिन इससे फायदा किसको हो जाएगा, जो हम फायदा विदेशी कंपनी को देने वाले हैं उसको ना देते हुए हम लोग अपने लोगों को डेवलप करेंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोसेस अगर सही तरीके चलता रहा तो होपफुली हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और जब हम लोग एक बार मैन्युफैक्चर बन जाएंगे तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब चीजें देश के अंदर ही बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 पैसे कम में मिलेगी, ठीक है। तो क्या बताया बच्चे ने यहाँ पर, ये सभी परिवर्तन भारत को वर्तमान विश्व में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना रहे हैं,
ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोसेस को लेकर के आए, ठीक है। सेना को देखो, भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ आत्मनिर्भर है, ठीक है। हमारी सेना बहुत सही चल रही है सर पे, यानी कि हमने विदेशों सामान, यानी कि सेना के जो सेना पर व्यय, यानी कि सेना के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी प्रोग्राम को लाया जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि भाई अब क्या है कि हम लोग अपने ही देश के अंदर क्या बना, स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी, यानी कि अपने खुद के परमाणु बना करके हम लोग क्या अपनी चीजों पर ही निर्भर है, ठीक है। तो सेना क्या हो रही है, यानी कि भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ आत्मनिर्भर है। मेक इन इंडिया प्रोसेस के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में एक नया परिवर्तन लाया जा रहा है, ठीक है। ये सब परिवर्तन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है भारत हो गया है, भारत के बाद हम लोग आगे देखते हैं बच्चे रशिया के बारे में, रूस के बारे में। अगर हम रूस की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन से पहले अगर हम देखें तो रूस किसका हिस्सा था भाई, सोवियत संघ का हिस्सा था। ऑब्वियसली बात सभी को पता है, मैंने बताया था सोवियत संघ जो 15 भागों में विभाजित हुआ तो उसका एक हिस्सा रूस भी था, और रूस को सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। क्या बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस यूएसएसआर, यानी कि जो यूएसएसआर था, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ था, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी के रूप में उभरा है। कौन उभरा है, रूस उभरा है। कौन उभरा है भैया, रूस उभरा है, ठीक है। और रूस वैश्विक दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, खनिजों और गैसों का विशाल भंडार इसके पास है। इसके अलावा रूस एक परमाणु राज्य है, जिसमें यानी कि वो बहुत बड़ा उसके पास यानी कि क्या है, हथियारों का एक भंडार है इसकी वजह से। और दूसरी बात, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो सीट P5 मतलब होता है परमानेंट 5, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्यता जो सोवियत संघ के पास थी वो किसको दी गई, जब उत्तराधिकारी रूस बना तो रूस एक P5 का मेंबर बनकर सामने आया, यानी कि सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य भी कौन बना, रूस बना, जिसे क्या बोला गया भैया, P5 का मेंबर कहा गया। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो रूस की, अगर हम लोग आर्थिक मॉडल को देखें तो रूस का जो आर्थिक मॉडल है वो भी बहुत अच्छा है। क्यों है भाई, क्योंकि रूस एक आत्मनिर्भर देश है। आत्मनिर्भर देश का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक गैसों के लिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए, ठीक है, वो अपने ऊपर ही निर्भर है, उसके पास खुद की चीजें बहुत सारी है। दूसरी बात, रूस का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, अगर देखें हम लोग तो इस समय कौन से स्थान पर है, वो 11वें स्थान पर दिखाई दिया है अपने सकल घरेलू उत्पाद के मामले में, ठीक है। अच्छा, रूस हमें समझ में आ गया। अच्छा, रूस के बाद अगर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग इजराइल के बारे में। अगर मैं इजराइल की बात करूं तो इजराइल क्या बना, 1948 में इजराइल एक देश बनकर सामने आया, यानी कि जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन से कटके एक देश बना। कौन सा देश, इजराइल बना। इजराइल के बनने से अगर देखें तो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में एक लड़ाई का सा माहौल बना हुआ है ना। फिलिस्तीनियों को लगता है कि हमारी जगह को हड़प लिया है किसने, इजराइल ने। वो हर बार लड़ाई करते हैं क्या लेने के लिए, अपने एरिया को छीनने के लिए। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद चला हुआ है, जिसको समाप्त करने के लिए कई बार मध्यस्थता यूएसए ने अपना ली, कई बार मध्यस्थता किसने, यूएनओ ने अपना ली, लेकिन सब क्या हो चुका है, विफल हो चुका है। अगर हम हाल ही में देखें तो अभी चाइना भी मध्यस्थता निभा रहा है, यानी कि चाइना ने देखा होगा आप लोगों ने, ईरान और सऊदी अरब का जो मामला था बहुत बखूबी तरीके से उसने मध्यस्थता करके उसे, यानी कि जो बहुत पुरानी लड़ाई थी उसे शांत करवा दिया। अब इजराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों की लड़ाई जो बहुत बड़ी चल रही है, इसको शांत कराने के लिए चाइना लगा हुआ है, चीन मध्यस्थता निभा रहा है। मान लो अगर चीन ऐसा कर देता है तो सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी कि यूरोप के अंदर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चीन जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दिखाई देगा। जो काम अमेरिका करने में विफल हो गया, उस काम को करने में चाइना अगर सफल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, राजनीतिक अगर आप देखोगे तो स्थिरता बनाई जाएगी। यानी कि आप देखो यहाँ पर राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें दोस्तों तो चीन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मान लो इन द केस अगर ऐसा कर देता, करने में अगर सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका दबाव, बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वर्ल्ड पे दिखाई देगा। आगे हम देखते हैं इजराइल क्यों फेमस है। इजराइल को देखें तो इजराइल की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इजराइल को अगर हम देखें भाई तो इजराइल जो है, इजराइल की रक्षा खुफिया एजेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा फेमस है समय पे, है ना।
इजराइल अपनी मजबूत रक्षा शक्ति, तकनीकी और औद्योगिकरण, कृषि विकास के माध्यम से वैश्विक राजनीति में एक नई ऊंचाई बना पा रहा है। इजराइल आपको पता है कि ज्यूस कंट्री यानी कि यहूदी राष्ट्र है। कौन सा देश है? वो एक यहूदी राष्ट्र है जो कि 1948 में बना था। मैंने बताया था आपको सूरत के अंदर इसके बारे में। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर भाई, तो इजराइल अर्थव्यवस्था एक सुविकसित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है जो तकनीकी रूप से उन्नत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इसके पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप उद्यम है, यानी कि सबसे बड़े स्टार्टअप होता है, यानी कि जो बिजनेस स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ऐसे हम लोग। ठीक है, तो अमेरिका के बाद अगर आप देखोगे तो इजराइल सेकंड नंबर पे आता है स्टार्टअप के मामले में। ठीक है, तो इजराइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके बारे में? चाइना के बारे में। ठीक है, हम लोग चीन के बारे में देखते हैं बारी आगे कि भाई चीन की आर्थिक नीति क्या है। चीन को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग चीन के बारे में समझें तो चीन जो है 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, सभी को पता है इसके बारे में। चीन ने शुरुआती दौर में आपको पता है साम्यवाद का साथ दिया था, उसने साम्यवाद को अपनाया, लेकिन 1972 आते आते उसने देखा कि भाई हमारा साम्यवाद से विकास नहीं हो रहा है, तो उसने साम्यवाद को छोड़ा नहीं, बिना सोवियत संघ को बताए उसने अमेरिका से हाथ मिलाया 1972 में, और 1973 में उसने 4 चीजों का मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण किया। और 4 चीजों का आधुनिकीकरण करने का मतलब होता है कि इन 4 चीजों पर जो चीजें अमेरिका यूज कर रहा है, इन 4 जगहों पर, यानी 4 चीजों को कौन सी मैं बता दूं, कृषि, सेना, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन 4 चीजों पर उसने आधुनिकीकरण किया। इन 4 चीजों पर जो चीजें अमेरिका यूज जैसे कर रहा है वैसे ये भी चीन भी यूज करने लगा। चीन को लगा शायद से क्या हो जाएगा, जैसे अमेरिका डेवलप हो रहा है, क्या पता मैं भी डेवलप हो जाऊं। लेकिन मैंने एक बार कई बार बोलता हूं मैं चीज को, मान लो मैंने आईफोन ले लिया और सिर्फ मैं हरा बटन लाल बटन दबा रहा हूं, तो फायदा क्या भाई इतना महंगा फोन लेने का जब मैं उसका यूज ही नहीं कर पा रहा हूं। तो चीजें क्या होती हैं, आप ले तो लो लेकिन उसको यूज करना भी तो, यूटिलाइजेशन करना चाहिए आपको। अगर आपको यूटिलाइजेशन नहीं आ रहा है, आपको प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो आपके लिए वो लाखों की चीज भी क्या हो गई, व्यर्थ हो जाएगी। वो तो आपके फायदे की चीज ही नहीं है फिर तो, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया बच्चे, मैंने यहाँ पर चीन ने क्या करा भाई, 1973 में चीन के नेता थे चाओ एनलाई, उन्होंने 4 चीजों का आधुनिकीकरण कर दिया, कृषि का, उद्योग का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सेना का। ठीक है, जिससे क्या हुआ देखने को मिला, उसको लगा शायद आप अमेरिका की तरह डेवलप हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया अभी, आप चीज खरीद तो सकते हो लेकिन अगर आपको यूटिलाइज नहीं आता तो आप डेवलप नहीं हो पाओगे, आपके लिए वो चीज काम की नहीं है फिर। तो ऐसे ही हुआ, चीन ने ले तो लिया अमेरिका की होड़ तड़ी, अमेरिका की तरह वो काम तो करने लगा, आधुनिकीकरण कर तो दिया उसने, लेकिन कुछ समय बाद देखा चीन वहीं का वहीं टिका हुआ है, अमेरिका और विकसित हो गया। चीन को लगा हमारा घर से भी काम नहीं बन रहा। तो ऐसे में 1978 में चीन के नेता बने देंग शाओपिंग, उन्होंने खुले द्वार की नीति को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया उन्होंने? ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि खुले द्वार की नीति, जिससे बेसिकली हम लोग बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। 90 ध्यान रखना, विश्व में सबसे पहली बार एफडीआई आने वाला देश चाइना था। अच्छा, एफडीआई होता है क्या, एक बार ध्यान समझ लो। इसमें क्या होता है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर आती हैं, हमारे लैंड पर क्या करती हैं भैया, अपनी कंपनियां लगाती हैं, एवं उसके क्या करती हैं, वो हम लोग को क्या देती हैं भाई, जो हमारा जो लैंड यूज करेगी उसको वो लीज पे लेती है, मिनिमम 40 इयर्स, मैक्सिमम 90 इयर्स, यानी कि अगर 40 साल के लीज पे लेगी तो 40 साल का किराया इकट्ठा देना पड़ेगा, यानी कि 40 साल का किराया सरकार को इकट्ठा देना पड़ेगा। कौन देगा? वो कंपनी का मालिक देगा। और मालूम 40 साल या 90 साल का किराया अगर इकट्ठा मिलता है सरकार को, सरकार के लिए कितना फायदेमंद हो जाएगा, वो तो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे करने वाला पहला देश विश्व का कौन बना? चाइना बना, कि जिसने इंटरनेशनल मार्केट में अनाउंस कर दिया, ना तो भाई मैं पूंजीवादी हूं और ना ही मैं साम्यवादी हूं, मैं एक स्वतंत्र देश हूं, जिस किसी को भी मुझसे व्यापार करना है मेरे देश में आकर के वो भाई क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या हुआ भैया, इतनी बड़ी मार्केट को देखते हुए विदेशी कंपनियां भैया आकर्षित हुई, और जब वो आकर्षित हुई तो क्या हुआ, विदेशी बहुत सारी कंपनियां चाइना की तरफ क्या हुआ, चाइना की तरफ मूव करी। जब चीन की तरफ वो मूव हुई, यानी चीन की तरफ जब आने लगी,
बहुत से विदेशी कंपनी चीन में जब आई तो फाइनली 1978 के बाद से चीन का जो है दिन बदल गए और चीन का विकास होना शुरू हो गया। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर आता है 1 नंबर में, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीन की अर्थव्यवस्था का विकास कब से होना शुरू हुआ, तो आप क्या लिखोगे 1978 के बाद से चीनी अर्थव्यवस्था का विकास होना शुरू हुआ जब उसने खुले द्वार की नीति को बढ़ावा दिया। आगे हम तो देखिए तो भाई खुले द्वार की नीति से विकास हुआ उसको, ठीक है। खुले द्वार की नीति से क्या हुआ भाई, उसने पूंजी का निवेश किया, ठीक है, उच्च उत्पादन हुए, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी आई, ठीक है। उसके बाद 1982 में क्या करा उसने, कृषि का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया, जिसके बाद से क्या हो गया भैया, चीन का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और चीन की अर्थव्यवस्था का विकास होना शुरू हो गया। और आज आप देख ही रहे हो चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित है। आई होप कि मेरे बच्चे आपको ये राष्ट्रवाद टॉपिक समझ में आया हो, जिसके अंदर हमने भारत के बारे में पढ़ा, रूस के बारे में पढ़ा, इजराइल के बारे में पढ़ा और चीन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया है तो बच्चे सबसे पहले टॉपिक यानी कि इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय।